अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें कि कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जहां जहां पे जिस जिस टॉपिक में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी कि प्लीज डू मेंशन इट। वो आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं। बाकी इसमें डिटेल काफी ज्यादा है, लेकिन हमें आपको आसान से आसान अल्फाज में इसकी सारी डिटेल समझाऊंगी। तो चलते हैं उस चैप्टर की तरफ जो आपकी ग्रेड 9 की बुक में चैप्टर 2 के नाम से है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वर्ड बायो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बायो को वर्ड को ब्रेक करते हैं तो बायो मीन्स लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी कि लाइफ से रिलेटेड वैरायटी। सिंपल अल्फाज में कहूंगी, अब लाइफ से रिलेटेड वैरायटी क्या होगी? ऑब्वियसली वो जिंदा क्रिएचर्स, वो प्लांट्स, वो एनिमल्स। और एनिमल्स में भी इस किस्म के एनिमल्स जो कि बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि वाकई ही बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी वैरायटी। और वो वैरायटी हम एक्चुअली में क्यों पढ़ते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी हम क्यों पढ़ते हैं? भाई वो बायोडाइवर्सिटी हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसको सरवाइव करने के लिए कुछ फैक्टर्स इस बायोडाइवर्सिटी के साथ कोरिलेट करते हैं, आपस में मिले हुए हैं। तो जब हम इसकी डिटेल जानेंगे तो हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कि अल्लाह ताला ने कितनी कायनात में लातादार चीजें जो है ना वो बना दी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी वैरायटी की तरफ। अगर हम वैरायटी की बात करें तो तकरीबन 2 मिलियन के करीब अल्लाह ताला ने जो है ना ये प्लांट्स और एनिमल तख्लीक किए हैं, जिनको अभी तक साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। अब इस 2 मिलियन में से हम ये जो स्टडी कर रहे हैं उनको डिपेंड करता है कि हमारी स्टडी इस फैक्टर पे कि वो किस किस जगहों पे रहते हैं। देखें, आप लेट्स सपोज आज आप एक वार्म रीजन, गर्म इलाके में रह रहे हैं। आप वहां की लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां के लिविंग क्रिएचर्स, वहां के पौधे, वहां के एनिमल्स बहुत डिफरेंट होंगे, वहां की वैरायटी बहुत डिफरेंट होगी। लेकिन जिससे जैसे ही आप किसी ऐसे क्लाइमेटिक जोन में जाएं जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां की वैरायटी डिफरेंट होगी। तो वैरायटी का डिफरेंस कुछ फैक्टर्स की बिहाफ पर होता है। पहला फैक्टर होता है क्लाइमेट, जो कि मैंने आपको बताया कि गर्म इलाके और सर्द इलाके दो तरह के इलाके हैं। तो दोनों इलाकों के टेम्परेचर की बिहाफ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी होंगी जो कि पसंद करती हैं कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव करें। कुछ ऑर्गेनिज्म बर्फानी इलाकों में रहती हैं। अब वहां पे प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे। अब बर्फानी इलाकों की वाली ऑर्गेनिज्म को हम उठाकर अगर गर्म इलाकों में ले आएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो वहां सरवाइव नहीं कर सकती। फिर ये डिपेंड करती हैं उनका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बेसिकली बोलते हैं ऊंचाई को, कि कितनी ऊंचाई पे। कुछ आपको देखोगे जब आप हिली एरियाज में ट्रैवल करते हो तो हिली एरियाज के प्लांट्स आपको टोटली ऐसे प्लांट्स नजर आएंगे जो कि आपको आम लैंडस्केप वाले एरियाज पे वो प्लांट्स नजर नहीं आएंगे। इसी तरह सॉइल टाइप, 3 चीजें हैं, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और सॉइल टाइप। सॉइल टाइप होती है मिट्टी की इकसाम। देखें, हमारे सामने तो हमने मिट्टी इस तरह की पढ़ी है कि जी कुछ मिट्टी जो होती है ना वो डेजर्ट की मिट्टी, डेजर्ट को आप ले लो, वहां रेत होती है। अब डेजर्ट के इलाकों में जो पौधे होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह वो पौधे जो कि दरिया या समुद्र के पास होते हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे। वो पौधे जो कि जैसे हम आम लैंडस्केप में फिर रहे हैं जो होते हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो ये जो वैरायटी होती है इन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन के करीब वैरायटी है। और वैरायटी किन फैक्टर्स की वजह से एक दूसरे के साथ डिफरेंट होती है? वो क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और सॉइल टाइप। अच्छा जी, आपकी जो ज्यादातर वैरायटी आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी ट्रॉपिकल रीजन्स में रादर देन पोलर रीजन्स। अब पोलर रीजन्स होते हैं आपके बेसिकली पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये जो पोल्स होते हैं ना, क्योंकि ये यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से आपके जो पौधे हैं या जानदार हैं ज्यादा उनको सर्वाइवल के लिए फैक्टर्स नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पे आपको वैरायटी बहुत कम मिलेगी। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जो कह सकते हैं कि जिनका मुतदिल टेम्परेचर होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वहां पर आपको जो है ना प्लांट्स और एनिमल की वैरायटी बहुत ज्यादा मिलेगी। अच्छा जी, अब बेसिक हम पढ़ेंगे कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्यों हमारी लाइफ में बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके 4 पॉइंट्स हैं। आपको पेपर में अगर आते हैं तो आपने 4 पॉइंट्स की हेडिंग्स को याद रखना है।
बाकी चीजें जो है ना आपने यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए उसको कायम और बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखें हमारे इर्द गिर्द जो है ना बायो जियो केमिकल साइकिल्स यानी कि कुछ ऐसे साइकिल्स हो रहे हैं जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, जो कि हमारी बेसिकली इकोसिस्टम को मैनेज कर रहा है। अगर ये कार्बन का साइकिल नहीं होगा, अगर ये नाइट्रोजन का साइकिल नहीं होगा तो हमारे इकोसिस्टम मैनेज नहीं होंगे। तो इन इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, इनको स्टेबल करने के लिए, इनको एक बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट मैंने जैसे ही बताया था कि किसी भी इलाके का जो वेदर तो होता है ना, मौसम आजकल क्या मौसम चल रहा है, क्लाइमेट किसी भी एरिया का जो है ना वो बेसिक टेम्परेचर होता है कि वो कौन से जोन में आती है। तो क्लाइमेट को रेगुलेट करना, एक मॉनिटर करना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर अगर तो वो गर्म इलाका है तो वो उधर गर्म पौधे ही, गर्म एनिमल्स ही ग्रो करें। अगर वो ठंडा इलाका है तो ठंड से रिलेटेड ऐसी क्रिएचर्स आपको नजर आएंगी जो कि कोल्ड रीजन में रहती हैं। अब उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ प्लांट्स और जो एल्गी है ना, जिसको अकाई भी कहते हैं आम जुबान में, वो एब्जॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एनवायरमेंट से। अगर ये प्लांट्स और एल्गी वहां पर नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर अमाउंट हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ गई तो वो ऑब्वियसली क्या करेगी, वो हमारे क्लाइमेट को डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, क्लाइमेट डिस्टर्बेंस का आजकल आपने देखा होगा कि फ्लड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हिली एरियाज पे आपने देखा होगा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो वो किस वजह से हो रहे हैं? वो क्लाइमेट रेगुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो जितने भी बर्फानी इलाके हैं, जैसे कि जितने भी हिली एरियाज हैं जहाँ पे बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो क्या होता है, वो फ्लड आ जाता है। और फ्लड की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो वो हीटिंग की वजह से वो मेल्ट हो रहे हैं, वो हम तो नहीं ना जाके उनको मेल्ट कर रहे। तो वो हीटिंग की वजह से ही हमारा क्लाइमेट जो है ना वो रेगुलेशन होना, डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। नाउ द थर्ड वन, नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको पता है कि हम बेसिकली डिपेंड ही ऑल इन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज पे कर रहे हैं, जिसमें कि हम डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, अपनी मेडिसिन के लिए डिपेंड करते हैं, इवन तो अपने फ्यूल के लिए डिपेंड करते हैं, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि वुड है, हम इसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। तो जब तक कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो बायोडाइवर्सिटी का जो सर्वाइवल है, लिविंग क्रिएचर्स का सर्वाइवल है, वो मुश्किल हो जाएगा। अब फोर्थ वन है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब ये देखें कि आपकी जितना भी एग्रीकल्चर है, जिसको कि हम फूड से रिलेट कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। देखिए जी, हम अपना राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, कॉर्न्स हैं, इसके अलावा ऑयल्स हैं, ये सारी चीजें बेसिकली हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, इन्हीं एग्रीकल्चरल क्रॉप से जनरेट कर रहे हैं। अब अगर हमारा बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी तो वी पीपल विल नॉट बी एबल टू जनरेट ऑल दीज आइटम्स। तो हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और चीज बायोडाइवर्सिटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमें अट्रैक्ट करती है, हम क्यों अपने शहरों को छोड़कर दूसरी जगहों पे, हिली एरियाज पे क्यों जाते हैं, क्योंकि ये हमें टूरिज्म के लिए बहुत बेनिफिट देती है। ऑब्वियसली जब हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे जो लोग हैं, जो वहाँ के आबाई लोग हैं, वो वहां रह रहे हैं, उनका टूरिज्म के वो वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, तो वो वहां से अर्न करते हैं, होटल्स में जाके रहते हैं, वहां खाना खाते हैं। तो वो एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनके लिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जितनी भी मेडिसिनल कंपनीज हैं, वो मेडिसिन कहाँ से जनरेट करती हैं, वो मेडिसिन बायोडाइवर्सिटी से। जरूरी नहीं कि सारी मेडिसिन प्लांट क्रिएचर से बने, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें कि एनिमल क्रिएचर्स का भी यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या दे रही हैं, ये सारी चीजें बेसिकली हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स दे रही हैं। तो जब भी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आए तो आपने अपने माइंड में ये चार चीजें जो है ना, मेन इंपॉर्टेंट चीजें अपने माइंड में रखनी है। अब हम इस बायोडाइवर्सिटी की ही जब बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन की बात जब हम करेंगे तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही है क्लासिफाई करना, अरेंज करना। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बेसिकली टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को अरेंज करके रखते हैं उनके ग्रुप्स में, उनके सब ग्रुप्स में। अब कुदरत ने क्या किया है हमारे लिए, जब बात की तो 2 मिलियन स्पीशीज दे आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, जो कि अब तक आइडेंटिफाई हुई हैं। मैं बार बार कह रही हूँ 2 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई हुई हैं। इसके अलावा जो बाकी स्पीशीज जो आइडेंटिफाई नहीं हुई, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें रजिस्टर करवा देते हैं उस स्पीशी को, लेकिन कुदरत है ना, उसकी कितनी सारी मखलूकात हैं, यू नेवर नो। अब इस 2 मिलियन में से 0.5 जो है ना वो आपके प्लांट्स हैं। इसको आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है। एंड 1.5 आर बेसिकली एनिमल्स। इसका मतलब है एनिमल्स की वैरायटी बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन की कुछ असूल हैं, कुछ कवानीन है, उनको मद्देनजर रख के हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन का पहला असूल तो ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलैरिटीज कि उनमें आपस में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, वो कैसे मिलते जुलते हैं, एंड डिफरेंसेस वो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनके बिहाफ पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि देखें किसी चीज को उसके एक जैसा लगने की वजह से हमने उसको अलग क्लासिफाई कर दिया, और किस चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं तो हमने उनको अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन नहीं होती। अब हमने बेसिकली लिविंग क्रिएचर्स को दो चीजों में क्लासिफाई कर दिया था ना। अब जब भी हम वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसी हम इनवर्टिब्रेट्स में ला ही नहीं सकते जिसकी बैकबोन नहीं है, तो क्लासिफाई करने में हमें ये चीजों में ये आसानी देते हैं। दूसरी जो इसका बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो हमें ये इजी हो जाता है ट्रेस करना। ट्रेस का मतलब है ट्रेस बैक करना। मैंने जैसे कहा था कि एक रोड है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, उसको ट्रेस करना, पीछे से उसकी ट्रेसिंग करना कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, बेसिकली इनकी हिस्ट्री क्या है। तो हमें इस तरह लिविंग क्रिएचर्स की आपस में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि जब एवोल्यूशन हो रही थी तो ये आपस में इनका क्या आइदर कोई लिंक था, और अगर लिंक था तो अब जो हमें स्पीशी नजर आ रही है उसमें क्या चेंजेस हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। तो हमें इसका ये दूसरा जो है ना वो प्रिंसिपल वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम इसकी भी इंपॉर्टेंस की तरफ आ जाते हैं। पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन में एडवांटेजेस इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम वन बाय वन चलते हैं इनके एडवांटेजेस की तरफ। पहला एडवांटेज तो सबसे आसान जो है वो हमारे ये है कि हम इट्स इजियर टू आइडेंटिफाई। जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना उसको इजी हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप किसी लाइब्रेरी में विजिट करते हो और आपको चाहिए उर्दू लिटरेचर की बुक और आपको चाहिए इंग्लिश लिटरेचर की बुक, तो आप ऐसे पूरी लाइब्रेरी नहीं छानते। आप जाते हो किस एरिया में जहाँ पे आपको लिटरेचर मिलता है उर्दू सब्जेक्ट का। इफ यू वांट इंग्लिश तो आप इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाओगे। इफ यू वांट योर बुक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपको बड़ी लाइब्रेरीज में वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके क्लासिफाई करेंगी मिलेंगी। तो इसी तरह जब आपने ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग क्रिएचर्स को क्लासिफाई किया होता है तो आपको सबसे ज्यादा आसानी होती है कि आपको उसको पहचानने में मुश्किल नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रेमवर्क, इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग। हमें कंपेयर करने का, एक दूसरे से मुवाजना करने का एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि अगर इस ऑर्गेनिज्म की लेट्स सपोज 2 टांगे हैं तो इसकी तो 4 है, इसकी आंखों का कलर ये हो सकता है तो इसकी आंखों का कलर ये, हमें कंपैरिजन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमें इंटर रिलेशनशिप, आपस में इनकी क्या रिलेशनशिप है, आपस में क्या उनकी सिमिलैरिटीज हैं, कैसे वो एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं। जैसे मैंने अब आपको बात की कि वर्टिब्रेट्स, जैसे हम ह्यूमंस हैं, इसी तरह हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स हैं। हमें अब बैकबोन की बेसिकली एक चीज सिमिलर है ना,
बर्ड्स के पास फैदर है, हमारे पास तो नहीं है। बर्ड्स दे ले एग, हम तो नहीं अंडे देते। तो ये बेसिकली हम इसमें रिलेट करते हैं कि लिविंग क्रिएचर्स जो है ना, उनकी इंटर रिलेशनशिप्स आपस में क्या है, किस वजह से वो आपस में मिलते हैं। एक चीज, एक फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब है कि हम मैमल्स में हैं, तो बर्ड्स तो मैमल्स में नहीं आ सकते। लेकिन हमें ये पता है कि बर्ड्स और हम किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इसी तरह नंबर फोर्थ इज वी आइडेंटिफाई न्यू स्पीशी। अब जब भी आप देखेंगे, मैंने आपको बात क्या की कि देखें इस वक्त जो है ना 2 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई हुई हैं, और इनसे से प्लांट्स और एनिमल्स मैंने आपको उनकी तादाद बता दी। अब जब भी कोई न्यू स्पीशी आइडेंटिफाई होती है तो उसको पहले चेक किया जाता है कि क्या इस रिकॉर्ड में पहली स्पीशी ये तो नहीं है। अब पता चलता है ये स्पीशी तो बिल्कुल न्यू है। अब उस स्पीशी को आइडेंटिफाई करते साथ साथ आप उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ट्रेस करते हो कि क्या आइदर कोई एवोल्यूशन में चेंजेस हुए होंगे कि जेनेटिक चेंजेस की वजह से एक नई स्पीशी बन गई, हम ये भी सोचते हैं इसमें। एंड द फिफ्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अब इन दुनिया में मैं आपको मजे की बात बताती हूँ कि बहुत ज्यादा स्पीशीज ऐसी हैं कि जो कॉमन है। अब कॉमन लैंग्वेज में जैसे हम बात करें कि हम कहते हैं प्याज को, उर्दू में प्याज कहते हैं। इसी तरह पंजाबी में उसको गंडा आई थिंक सो, हाँ जी इसी तरह कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में उसको अनियन कहते हैं। इसी तरह चाइनीज में आप चले जाएंगे, चाइना की लैंग्वेज में उसका कोई और नाम होगा। आप वो चले जाएंगे फ्रांसिस लैंग्वेज में तो उसका कोई और नाम होगा। लेकिन अब इसमें होता मजे की बात ये है कि जो इसके लिए स्पीशी का एक कॉमन नाम होता है जो कि इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होता है। तो अब प्याज का जो असल में जो नाम है ना दैट इज एलियम सीपा। वो एलियम सीपा है। जैसे गुलाब है तो उसका इंटरनेशनल नाम जो है वो रोजा इंडिका है। अब आप जाके किसी भी जगह पे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, यू कैन जस्ट पुट अ क्लिक के रोजा इंडिका इसका बोटानिकल नेम है। और बोटानिकल नेम से ही उनको पता चल जाता है कि आप बात किस पौधे की कर रहे हो। तो पौधे के अलावा एनिमल्स, जैसे हम होमोसेपियंस हैं, ह्यूमंस हैं, तो हमारा अभी जो होमोसेपियंस नाम है ना, इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। सबको पता है। व्हेन एवर जब भी आप दुनिया में किसी भी कोने में जाके बात करोगे होमोसेपियन, तो पता वो चेक करेंगे, गूगल करेंगे कि होमोसेपियन तो भी ह्यूमंस की बात हो रही है। तो आज बेसिकली हमने ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी जिसमें कि कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैं दोबारा आपको बताती चलूं कि इसके एडवांटेजेस हमने बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए। तो प्लीज मेरी मजीद आने वाली वीडियोस को भी देखें ताकि इसमें जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो हो। थैंक यू सो मच।